बोला। जी बा। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा और सबको गुड बाय बोलकर जल्दी से आने का बोलकर पुलकित के साथ एयरपोर्ट जाने के लिए निकल पड़ा। पुलकित ने भी सबको गुड बाय बोला पर पीयू की तरफ देखा भी नहीं। पीयू भी जैसे इस बात के लिए तैयार थी कि पुलकित की तरफ से उसे ऐसा ही कुछ रिएक्शन मिलेगा। उसने भी खामोशी से अपनी आंखों के आंसुओं को आंखों ही आंखों में पी लिया और मुस्कुराकर अपने रूम में चली गई। वर्तमान समय फ्लाइट के अंदर। पीयू, मेरी वजह से तुमने कितना कुछ सहा है, जबकि तुम्हारी गलती तो सिर्फ इतनी ही थी कि तुमने अपने दिल की आवाज़ सुनी और मैं सब कुछ जानकर भी अनजान बनने की कोशिश करता रहा। पर अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे और अपने 4 साल के इस लंबे इंतजार को खत्म करने आ रहा हूँ। तुम्हें अपनी बाहों में भरकर तुमसे अपनी हर उस बदतमीजी के लिए माफ़ी मांगनी है जो मैंने तुम्हारे साथ की थी, तुम्हारे दिल में खुद के लिए नफरत पैदा करने के लिए। पर देखो ना पीयू, तुम्हारे दिल को तोड़ने की फिराक में मैं खुद कब अपने दिल को जख्म दे बैठा मुझे पता ही नहीं चला। पुलकित आंखों को बंद किए हुए खुद से ही बातें करता जा रहा था और फिर एक नज़र अपनी घड़ी पर डालते हुए कहा कि बस कुछ ही मिनट्स में फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हो जाएगी और मेरे और तुम्हारे बीच के फासले और कम हो जाएंगे। ओए बाबा, और कितना सोएगा तू? सौरभ ने पुलकित को आवाज़ देते हुए कहा। ये लो, ये उल्टी शिकायत कौन कर रहा है जो पिछले 2 घंटों से खुद सो रहा था? पुलकित ने अपने कानों से ईयरफोन निकालते हुए कहा। सौरभ और पुलकित की बातें सुनकर सोनम और अंजलि दोनों एक दूसरे से खुसर खुसर करने लगी कि लो, इनका फिर शुरू हो गया। वो दोनों आपस में और भी उलझते कि तभी फ्लाइट के अंदर अनाउंसमेंट हो गई कि फ्लाइट बस 5 मिनट के अंदर दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली है। अब बाकी की लड़ाई तुम दोनों बाहर कर लेना और जीतने वाले को मैं उचित पुरस्कार दूंगा। फिलहाल चलें, अमित ने अपनी बाहें चढ़ाते हुए कहा। अमित के इतना कहते ही सौरभ मिमियाकर बोला कि अरे भाई, मैं तो ऐसे ही कह रहा था उससे, अब वो तेरा जीजा बन गया तो क्या मैं अपने दोस्त के साथ तू भी मजाक नहीं कर सकता? सौरभ ने अपना लैपटॉप का बैग अपनी पीठ पर डाला और अमित के आगे आगे गैलरी से होते हुए प्लेन के गेट तक आ गया, जहाँ होस्टेस मुस्कुराते हुए सबको गुड बाय और सी यू कहकर विदा कर रही थी। काहे कि गुड बाय, ये डेविल जब तक मेरे साथ है मेरी तो बैंड बजनी है हर हाल में, सौरभ मन में सोचता हुआ आगे बढ़ गया। शैतानी आइडिया, क्यों परेशान करता है तू उसे? देखना उसका मूड खराब हो गया। पुलकित ने अपने आगे चलते हुए अमित से कहा। कोई मूड वूड खराब नहीं हुआ उस बॉन्गड़ का, और वैसे भी काम ऐसे करेगा तो फिर मैं क्या करूं? अमित ने अपने कंधे उचकाते हुए सनग्लासेस अपनी आंखों पर चढ़ाए और शरारत से मुस्कुराते हुए आगे सौरभ के पीछे पीछे चल गया। ये फिर से, अब लगता है कि फिर से इस डेविल के मन में कोई शैतानी आइडिया है। पुलकित अमित को सौरभ की तरफ तेज कदमों से जाते हुए देखकर सोचने लगा था। तभी उसकी नजर पीछे से आ रही सोनम और अंजलि पर पड़ी तो बीइंग अ जेंटलमैन उसने आगे बढ़कर कहा कि आप दोनों मेरे साथ चलिए इस तरफ प्लीज। दोनों सहेलियों ने एक साथ कहा यस सर। अरे आप लोग मुझे पुलकित बुलाएंगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। पुलकित ने उन दोनों को अपने साथ ही कॉरिडोर की तरफ मुड़ने का इशारा करते हुए कहा। अब हम एएफएमसी में नहीं है तो वहाँ के रूल्स फॉलो करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, तो फिर आप भी हमें आप कहकर मत बुलाइए, हमें हमारे नाम से बुलाइए। और वैसे भी अब तो आप सोनम के भी रिश्तेदार हैं और सोनम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर इस नाते आप भी तो मेरे सगे वालों में शामिल हो गए। अपनी आदत के हिसाब से सोनम चुप थी पर अंजलि का टेप रिकॉर्डर चालू हो गया था। ओके डन, पुलकित ने मुस्कुराते हुए कहा और मनी मन सोचते हुए बोला कि बेटा सही है तू बॉन्गड़, तुझे बिल्कुल तेरे नेचर के माकूल ही तेरी वाली मिली है। तेरी बकवास को अंजलि अपनी नॉन स्टॉप बातों से शांत करवा पाएगी। वैसे ये दोनों हैं कहाँ आपके दोनों दोस्त? अब तक खामोशी से चल रही सोनम ने जब काफी देर हो जाने के बाद भी अमित और सौरभ को नहीं देखा तो पूछ लिया। वो दोनों अब भी किसी टॉपिक पर टॉम एंड जेरी की तरह लड़ रहे होंगे, बनेगी भी नहीं 1 मिनट के लिए और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाएंगे एक पल भी अलग होकर। पुलकित ने उन दोनों को अपने साथ वेटिंग लाउंज में आने का इशारा कर दिया। यहाँ क्यों? अंजलि ने फिर से पूछ लिया। या आप दोनों को वहीं पहुंचकर पता चलेगा। पुलकित ने अपने साथ साथ उन दोनों के बैग्स भी संभाले हुए थे। स्वीट बॉय एवं शरारती प्रिया के दिल में नहीं उतर गया था। अब बता, अब भी गुब्बारे की तरह मुंह फुलाए रखेगा या फिर? अमित ने सौरभ के गले में अपना हाथ डालकर उसे टाइटली पकड़ लिया था। मैं तुझसे नाराज कहाँ था डुग्गू मेरे यार, सौरभ जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला। तो फिर मैं वो मूवी टिकट्स और रेस्टोरेंट में टेबल बुकिंग कैंसिल करवा दूं? जब तू नाराज ही नहीं है तो फिर ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अमित ने भी जबरदस्त शॉट खेल लिया था। अरे नहीं भाई, अब तूने अगर इतने प्यार से मूवी टिकट्स और रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया है तो हम वहाँ नहीं जाएंगे तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा ना, तो हम लोग चले जाएंगे। ओके, सौरभ ने अमित को मस्का लगाते हुए कहा। साले कुकुर मुत्ते, कसम से तू चेपता बहुत कायदे से। अमित ने अपनी दोनों बाहों से उसकी गर्दन पर अपना शिकंजा कसते हुए कहा। चल जा, दिया मौका, तू भी याद रखेगा कि किस ट्रू डेविल से पाला पड़ा था तेरा। साले गब्बर सिंह, जा जी ले अपनी बसंती के साथ अपनी जिंदगी। देखा, मैंने कहा था ना। पुलकित ने सोनम और अंजलि दोनों को एक और वेटिंग लाउंज में चेयर्स पर बैठे हुए आपस में उलझ रहे अमित और सौरभ की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा। सामने का नजारा देखकर सोनम और अंजलि दोनों के ही चेहरों पर स्माइल आ गई थी। तो हो गया पैचअप? पुलकित ने सारे बैग्स एक चेयर के ऊपर रखते हुए कहा। अरे पर हम लड़ी कब रहे थे पुलकित, और वो भी अमित जैसे स्वीट गाय के साथ कौन लड़ सकता है? सौरभ की नौटंकी का जवाब नहीं था। ए नौटंकी, चुपचाप से अपना और अंजलि का लगेज उठा और जा ठूस जाके पहले, और उसके बाद मूवी देखकर टाइम से स्टेशन पहुंच जाइए। बेटा अगर ट्रेन में सोई ना तो फिर तू समझ लियो। अमित फिर से एक बार अपने पुराने जस्टर में लौट आया था। सौरभ सक पकाकर फौरन अपने काम में मुस्तैद हो गया था। और अंजलि तुम? अमित ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। जी सर। अंजलि भी अमित से थोड़ा तो घबराती ही थी। हाँ, ये बात अलग थी कि वो खुद अमित का नाम लेकर सोनम को चिढ़ाती भी थी। अगर ये कुछ भी गड़बड़ करे ना तो तुम सीधे मुझे फोन करोगी इसकी, तो फिर मैं, अमित कहते हुए सौरभ की तरफ देखने लगा। सौरभ बेचारा सा मुंह लेकर खड़ा था, जैसे कह रहा था कि भाई कम से कम गर्लफ्रेंड की नजर में तो कुछ इज्जत रहने दे हैं, बाकी तो तुम दोनों करते नहीं हो। चलो कोई बात नहीं। अंजलि ने फौरन हाँ में गर्दन हिलाई और सौरभ की तरफ देखने लगी। इब के जे थम जाओगे कि फिर थारे वास्ते पंडित जी से कोई घना चोखा मुहूर्त निकलवाने की जरूरत है? अमित अपने दोनों हाथों को बांधे सौरभ को ही देख रहा था। अपना ख्याल रखना आलू, और हमें घर पहुंचकर फौरन फोन कर देना। सोनम ने अंजलि को अपने गले से लगा लिया था। तुम भी अपना ख्याल रखना सोनू, बाकी फिर कुछ दिनों के बाद मिलते हैं ना मयंक भाई की शादी में। अंजलि ने सोनम के गालों को अपने हाथों से प्यार से छूते हुए कहा। ओए सुन, अमित ने सौरभ को आवाज देते हुए कहा। अब क्या हो गया जो इसने मुझे फिर से रोक लिया? सौरभ मनी मन सोच रहा था।
अपना और अंजलि दोनों का ख्याल रखना। अमित और पुलकित दोनों ने जब एक साथ कहा तो सौरभ मुस्कुराते हुए उन दोनों के गले से लग कर आया था वापस। अब ये ना ज़्यादा सेंटी हो गया, ठीक है? एक काम कर पुलकित, इसे मैं संभालता हूँ, तू जा और जाकर अंजलि को कंपनी दे। लंच में और मूवी में अमित ने पुलकित की तरफ एक आंख विंक करते हुए कहा, अबे सालों जा तो रहा हूँ, एक तो पहले इमोशनल कर देते और फिर बाद में मेरी बैंड बजाते और वो भी अंजलि के सामने। सौरभ ने मुंह बनाते हुए कहा, चल ठीक है अब जा, और हाँ अपना और अंजलि का ध्यान रखना, मैं बाद में कॉल करूंगा। अमित ने सौरभ के बाल बिगाड़ते हुए कहा, और सौरभ बिना मुंह बनाए हंसते हुए वहां से चला गया था अंजलि के साथ। वो जानता था कि उसके सभी दोस्त बस उसे चिढ़ाते हैं, बाकी सारे के सारे जान देते हैं उस पर। अब पुलकित ने अमित की तरफ देखते हुए कहा, पर अमित का ध्यान तो सामने खड़ी सोनम की तरफ था, जिसे देखते उसे बस अपनी शर्त की बात याद आ गई थी। वो है डुग्गू, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। अमित को एक तरफ ले जाकर वो बोला, ये वेटिंग लाउंज में ना अपनी छोरी को ताड़ना बंद कर और मयंक को फोन लगाकर पूछ कि वो कितनी देर में आ रहा है। पुलकित ने अपनी बेचैनी छुपाते हुए कहा, ओए पुलकित बाबा जी, मेरी आग में साले अपनी रोटी क्यों सेक रहा है तू? मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। अमित कहाँ कम था फिरकी लेने में, और वो भी अपने ताजे ताजे नए नए बनी जीजा की। अमित की बात सुनकर पुलकित बस मुस्कुरा कर रह गया था, और सच तो यही था कि उसके लिए अब एक एक पल काटना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़े होकर वो पीयू से खुद को उतनी ही दूर महसूस कर रहा था जितना दूर वो पुणे से करता था। एक काम कर, तू ना तब तक कैब बुक कर, मैं जरा मयंक को कॉल करके पता करता हूँ कि आखिर हमारे प्यारे प्यारे साले साहब कहाँ रह गए। अमित बात तो पुलकित से कर रहा था, पर उसकी नजरें सोनम के ऊपर ही टिकी हुई थी। पुलकित भी समझ गया था कि अमित कुछ देर के लिए सोनम से बात करना चाहता है, तो वो भी मुस्कुराते हुए उसे हाँ बोलकर वहां से बाहर निकल गया और कैब बुक करने के लिए फोन उठा लिया। क्या बात है मिस वशिष्ठ, मुझसे दूर जाने की खुशी तो आपके चेहरे की नूर को 100 गुना बढ़ा दे रही है। अमित ने जानबूझकर ऐसा कहा था। हाँ, कम से कम कुछ देर के लिए सही, पर हमें आपकी बेकार की शर्तों से छुट्टी तो मिलेगी। सोनम मनी मन बोली, ये आपकी गलतफहमी है धर्मपत्नी जी। अमित ने जब आपको कोई टास्क दिया है तो फिर उसे पूरा करवाना भी जानता है। अमित ने शरारत से उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा, कान्हा जी, ये तो हमें पूरे फंसा रहे और इन सब में आप इनकी मदद कर रहे हैं। सोनम फिर से मनी मन बात कर रही थी। वो क्या है ना प्रिंसेस, आपके कान्हा जी भी जानते हैं कि अपनी धर्मपत्नी जी से प्यारा सा प्यार का एहसास उसकी मांग करना कहीं से भी गलत नहीं है, तो उन्हें मेरा साथ देना ही था। अमित ने सोनम की तरफ थोड़ा सा झुकते हुए कहा, सर ये आप। सोनम कुछ कह पाती इससे पहले उसकी नजर सामने गेट से अंदर की ओर पुलकित के साथ आते हुए मयंक पर पड़ी, और वो सब कुछ भूलकर खुशी से चिल्लाती हुई उसकी ओर दौड़ पड़ी। भाई! मयंक ने भी आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया था। कैसी है मेरी छोटी? मयंक ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, एकदम ठीक है हम, अब आप आ गए हैं ना तो हम और भी ठीक हो जाएंगे। सोनम के होठों पर बड़ी वाली स्माइल फैली हुई थी। अमित हाथ बांधे हुए बस सोनम के चेहरे की मुस्कुराहट को देख रहा था और सोच रहा था कि सच में मयंक जैसा भाई तो शायद वो भी नहीं था। तभी उसे पीयू की मुस्कुराहट के पीछे छुपे हुए आंसुओं को पहचानने में इतनी देर हो गई। बहुते बड़का वाला सॉरी कहीन है आप सबका हमारी तरफ से। वो कहा ना कि आज हम यही भूल गए कि आज पार्ट अपलोड करी का दिन है। इनबॉक्स में आप सबके मैसेज देख के तो न हमारी खुपड़िया ठनठनाए कि आज तो हुई गवा कांड। एक बार फिर से सॉरी कहीन है तुम्हारे सबको। रघुवंशीज हाउस। क्या हुआ डुकू, तू ठीक तो है ना? पुलकित ने जब अमित को ऐसी सोच में डूबे हुए देखा तो उससे पूछ लिया। हाँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ होगा? अमित ने खुद को अपनी सोच से बाहर निकालते हुए कहा। तब तक मयंक, जो अमित और पुलकित की बातचीत सुनकर उन दोनों की तरफ आकर खड़ा हो गया था, ने अमित से हाथ मिलाते हुए कहा कि थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच छोटी का ध्यान रखने के लिए और उसे मुझसे यहाँ पर मिलवाने के लिए। मेरे लिए तो ये बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज हो गया। प्लीज डोंट से थैंक यू, अमित ने सौम्यता से कहा और फिर सोनम की तरफ देखते हुए बोला कि मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, और वैसे भी अब ये मेरी जिम्मेदारी है और मैंने इनका ध्यान रखकर खुद के दिल का ध्यान रखा है। ये बात छोरे ने मन में कही थी, पर आप लोग तो जानते हैं ना कि छोरी ने छोरे की ये मन की बात सुन ली थी। मयंक अमित की बात सुनकर मुस्कुरा उठा था और उसके पीछे खड़ी सोनम भी झुकी हुई पलकों से मुस्कुरा रही थी। हेलो, मयंक ने पुलकित की तरफ भी हाथ बढ़ाते हुए कहा। हेलो, माई सेल्फ कैप्टन डॉक्टर पुलकित सचान। पुलकित ने बहुत गर्मजोशी से मयंक से हाथ मिलाया और कहा कि सोनम के मुंह से बहुत बार आपकी तारीफ सुनी थी, पर आज आपसे मिलकर ये जान लिया कि आप सच में स्वीट हैं। तभी सोनम की हर दूसरी बात में आप ही का जिक्र होता है। मयंक मुस्कुराते हुए बोला, ये तो सोनम का स्वीट नेचर है जो उसे हर कोई अपने जैसा ही लगता है। वैसे इंटरप्ट करने के लिए सॉरी चाहता हूँ मैं। अमित ने पुलकित और मयंक की बात को रोकते हुए कहा। पुलकित है तो मेरे दोस्त, पर अब इनसे एक रिश्ता और जुड़ने वाला है मेरा, और न सिर्फ मेरा बल्कि आपके साथ भी, अवनी के साथ भी और सोनम के साथ भी। सोनम ने अपनी पलकें उठाकर एक बार फिर अमित की तरफ देखा और फिर से उन्हें झुका लिया। अच्छा, पर ऐसा भी क्या होने वाला है? मयंक ने उत्सुकता से पूछा। उसके लिए तो आपको आज रात रघुवंशी हाउस आना पड़ेगा, और ये मेरा कोई ऑर्डर नहीं है बल्कि रिक्वेस्ट है, और वो भी मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। माँ, पापा, दादी और पीयू सब चाहते हैं कि सोनम मथुरा जाने से पहले एक बार घर घूम जाए। अमित ने बहुत सहजता से मयंक को आज शाम घर आने का निमंत्रण दे दिया था, यानी अपने साले साहब को। अरे जी बिल्कुल, हम लोग जरूर आएंगे, आखिर वो घर अब सोनम का भी तो है, और अपने घर में आने जाने के लिए किसी इन्विटेशन की जरूरत नहीं होती है। आएंगे हम जरूर, मयंक ने हंसते हुए कहा। ठीक है, तो फिर अभी निकलना होगा, पर शाम को जल्दी मिलते हैं, अमित ने मयंक से हाथ मिलाते हुए कहा और एक आखिरी बार सोनम की तरफ देखते हुए कहा कि मैं जा रहा हूँ प्रिंसेस, एक आखिरी बार मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। पुलकित मयंक के साथ आगे बढ़ गया था, शायद उसे अमित के दिल का हाल पता चल गया था। सोनम ने जैसे अमित की तरफ अपनी नजरें उठाई, अमित ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा कि आप तो अपने भाई के आगे मुझे भूल ही गई हैं, कहीं इस एक महीने में मुझे बिल्कुल ही भूल तो नहीं जाएंगी? आपको भूल जाएंगे तो हम जिंदा कैसे रह पाएंगे? आप तो हमारे दिल की धड़कनों के साथ साथ हमारी सांसों में भी बसे हुए हैं। आपको भूल कर तो समझ लीजिए फिर हम दुनिया में ही नहीं है। अमित ने उसे टाइट हक करते हुए कहा कि अभी मैं मजबूर हूँ, वरना आपकी इस गुस्ताखी की सजा आपको मिल जाती। मिलिए आप जरा मुझे शाम को, शर्त से पहले आपको मुझे सजा देनी है। अमित उससे अलग हुआ और उसकी कलाई को अपने हाथों में मजबूती से थामे आगे बढ़ने ही वाला था कि सोनम ने उसे अपनी तरफ करते हुए कहा कि हमारी सजा को भुगतने को तैयार है, पर कभी हमें खुद से अलग होने के लिए मत कहिएगा, मजाक में भी नहीं।
आपको अपनी आंखों के सामने रखकर ही मैं आपको सजा दे सकता हूँ धर्मपत्नी जी। और वैसे भी आपसे अलग होकर मैं भी कहाँ चैन पाऊंगा, अमित ने कहा। वैसे हमें किस गुनाह की सजा मिलेगी, इतना तो बता दीजिए। सोनम ने एक बार फिर से उसकी हथेली को दबाकर उसे अपनी तरफ मोड़ लिया था। ये आप अच्छी तरह से जानती हैं, अमित ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा और उसे अपने साथ लेकर एयरपोर्ट के बाहर निकल गया, जहां पुलकित और मयंक 2 अलग-अलग गाड़ियां लेकर उन दोनों का बाहर इंतजार कर रहे थे। ये लीजिए आपकी अमानत, अमित ने सोनम की तरफ इशारा करते हुए मयंक से कहा। अमानत तो ये मेरे पास है, आपकी जल्दी ही इसे आपके पास हमेशा हमेशा के लिए सौंपने का इंतजाम करना है मुझे, मयंक ने भी मुस्कुराते हुए कहा। मयंक की बात सुनकर अमित मुस्कुरा उठा और गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोला कि शाम को आप सबका इंतजार रहेगा, ज्यादा इंतजार मत करवाइएगा, मुझसे इंतजार और भूख दोनों ही बर्दाश्त नहीं होते। बिल्कुल भी नहीं, हम लोग सही समय पर आ जाएंगे। मयंक को अमित की साफ गोई बेहद पसंद आई, जबकि सोनम को ये अच्छी तरह से पता था कि अमित ने लास्ट वाली लाइन क्यों कही थी। पुलकित ने कैब बुक की थी तो कैब वाला अपने हिसाब के रास्ते से आगे निकल गया और मयंक अपनी गाड़ी लेकर आया तो मयंक सोनम को आराम से गाड़ी में बैठाकर उससे बातचीत करते हुए चले जा रहा था। इधर रघुवंशी हाउस में, कविता जी आप अभी तक तैयारियों में लगी हुई हैं। डुग्गू का मैसेज आए हुए आधा घंटा हो चुका है, वो किसी भी वक्त आता ही होगा और आप अभी यहाँ गेट पर रखी हुई हैं। अखिलेश जी ने एक नजर अपने फोन के मैसेज बॉक्स पर डाली और फिर दूसरी नजर उनकी बाहर गेट पर अटक गई थी जाकर। मुझसे ज्यादा बेचैनी तो आपको हो रही है, कविता जी ने हंसते हुए कहा और बाकी की फूल मालाएं वो मेन गेट की दोनों तरफ डालने लगी थी। हाँ भाई, तो मेरा बेटा आ रहा है। अब भले हम दोनों में उतनी बातचीत ना होती हो, पर इसका ये मतलब तो कतई नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ या फिर उसके घर आने की मुझे कोई खुशी नहीं है। अजी मुझे उसके घर आने की खुशी आप सबसे ज्यादा है। और अखिलेश जी के चेहरे पर अमित के वापस आने की खुशी साफ दिखाई भी दे रही थी। अमित ने रात को ही फोन कर दिया था घर पर खुद के वापस आने की और इसके साथ ही एक सरप्राइज की भी बात कही थी, पर उसने बताया नहीं था कि सरप्राइज है किस बारे में। और बस तब से ही घर के सभी लोग अमित और उसके सरप्राइज के आने की खुशी में ढेरों तैयारियां करना शुरू कर रहे थे। सबका अंदाजा था कि अमित जरूर अपने साथ सोनम को घर लाएगा, क्योंकि सोनम के जन्मदिन पर सब लोगों ने अमित से विशेष आग्रह किया था कि इस बार घर आते हुए वो सोनम को भी अपने साथ एक बार दिल्ली घुमा ले जाए। प्रिया भी खुश थी अमित के घर वापस आने पर। उसने अपनी बेचैनी को अपने भैया भाभी के स्वागत की तैयारियों के नीचे छुपा लिया था। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि अमित ने सबके सामने जो सरप्राइज की बात की थी वो सबके लिए और खासतौर पर प्रिया के लिए बहुत बहुत स्पेशल होने वाला था। उसने अपने हिस्से का काम निपटाया और क्योंकि अमित की फ्लाइट आने में दोपहर होनी थी, सो वो अपने एक जरूरी काम को पूरा करने के लिए कॉलेज निकल गई। रपियो थानू आज भी अपने फिट पर बैठकर थारे कॉलेज जाना सा, दादी ने उसे बाहर पोर्च में जाकर टोक दिया था। ओफो मेरी डार्लिंग, कितनी बार समझाया आपको कि ये कोई फिट नहीं है, ये मेरी स्कूटी है, स्कूटी समझिए आप, पीयू ने हेलमेट को सर पर लगाते हुए कहा था। होगी थारे लिए स्कूटी, पर वहां तो वानू फिट ही कहूं सु, बड़ा शोर करे सा थारी फिट। दादी ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। पर छोरी डुग्गू के आने का समय हो गया सर और था कठे जल्दी। दादी असल मुद्दे पर आती हुई बोली। बस दादी मैं एक जरूरी काम निपटा कर आती हूँ, अगर तब तक भाई आ जाएंगे ना तो आप अपना फेवरेट काम शुरू कर देना। अरे छोरी क्या बात कर था, हमारा फेवरेट काम कैसा है? दादी झेंपते हुए बोली। भाई की बैंड बजाना, प्रिया ने एक आंख विंक करते हुए कहा। पर याद रखना उनके साथ मेरी भाभी भी होंगी, तो बस बैंड सिर्फ भाई की बजाना, भाभी की नहीं। मैं बस अभी आई, कहते हुए प्रिया ने स्कूटी स्टार्ट की और सर से वहां से निकल गई। है हमारा राम जी, या छोरी ने तो हमारे को घना बदनाम कर रखा सा। बताओ भला कि वहाँ अपने पोते से हंसी मजाक भी कोनी कर सकूं। दादी खुद से सवाल पूछने लगी और फिर शरारत से मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। मयंक का सरप्राइज। मयंक सोनम को अपने फ्लैट पर लेकर आ चुका था। सोनम ने देखा कि दरवाजा तो अंदर से बंद है, मगर भाई तो उसके साथ है, तो फिर अंदर कौन है? वो कुछ सोच ही रही थी कि पीछे से मयंक ने आवाज देते हुए कहा कि क्या हुआ बिट्टो, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर चलो। मयंक ने सोनम को आगे चलने का इशारा किया और सोनम ने दरवाजे को हल्का सा पुश कर दिया और जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आई, ऊपर की तरफ से ढेर सारे फूल उसके ऊपर बरसने लगे। सरप्राइज! अंदर की तरफ से मुस्कुराते हुए अवनी सामने आकर खड़ी हो गई और सोनम को गले लगाकर बोली, वेलकम होम बिट्टू।